हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बुद्धि का टॉपिक रनिंग में चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन वेरियस स्टेजेस। बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि जन्मजात होती है, वह वंशानुक्रमीय पितृकों पर आधारित होती है, अर्थात बच्चे के माता पिता के संसार के समय उनके गुणसूत्रों के जिन पितृकों का सहयोग होता है उनके द्वारा निर्धारित होती हैं, और जिस प्रकार पितृकों पर आधारित मनुष्य की लंबाई का पूर्ण विकास किशोरावस्था के अंत तक हो पाता है, उसी प्रकार बुद्धि का विकास भी किशोरावस्था के अंत तक पूरा हो पाता है। उसी प्रकार उसकी बुद्धि का विकास भी किशोरावस्था के अंत तक पूरा हो पाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अनेक मानसिक योग्यताओं, सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता एवं समस्या समाधान की योग्यता आदि का योग होती है। ये सब जो देखा है अपन ने विशेषताओं में, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है। किसी ने बुद्धि को सीखने की योग्यता माना है, किसी ने समायोजन की योग्यता माना है, समस्या समाधान की योग्यता आदि का योग होती है। और वर्तमान में मनोवैज्ञानिक मनुष्य की बुद्धि का मापन इन्हीं योग्यताओं के मापन द्वारा करते हैं। शैशव काल में बुद्धि का विकास। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से 6 वर्ष तक के आयु काल को शिशु काल माना है। शैशव काल को भी उन्होंने 2 उपकालों में विभाजित किया है। नंबर 1 पूर्व शैशव काल, जो कि जन्म से 3 वर्ष तक माना जाता है। दूसरा उत्तर शैशव काल, 3 से 6 वर्ष की अवधि मानी जाती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से शिशु काल में बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। प्रथम 3 वर्षों में शिशु इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभवों को धारण करने लगता है, और ये अनुभव सामान्य होते हैं। वह सभी 4 पाए सफेद पशुओं को गाय के रूप में स्वीकार करता है। अंतिम 3 वर्षों में वह विश्लेषण करने लगता है, 2 वस्तुओं में समानता विभिन्नता समझने लगता है। इस समय उसके अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है और वह अनुकरण द्वारा ही सीखता है। अनुकरण के साथ जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बड़ी क्रियाशील होती है। वह क्या, क्यों और कैसे प्रश्न पूछने लगता है, जो उसके बुद्धि के विकास के परिचायक होते हैं। शिशु काल में शिशुओं की कल्पना शक्ति भी बहुत तीव्र होती है। शिशु माता पिता, घुड़सवार, साइकिल सवार, शिक्षक और डॉक्टर आदि को अपनी कल्पना में संजोकर खेल खेल में उसके अभिव्यक्ति करते हैं, परंतु उनकी कल्पना का क्षेत्र सीमित होता है, वे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते। बाल्यकाल में बुद्धि का विकास। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के आयु काल को बाल्यकाल माना है। इस काल को भी उन्होंने 2 उप कालों में विभाजित किया है। नंबर 1 पूर्व बाल्यकाल, 6 से 9 वर्ष की अवधि में माना गया है। दूसरा उत्तर बाल्यकाल, 9 से 12 वर्ष की अवधि को उत्तर बाल्यकाल माना गया है। पूर्व बाल्यकाल में बच्चे का अवधान विस्तार बढ़ने लगता है, निरीक्षण शक्ति बढ़ने लगती है, 2 तत्वों में अंतर करने की शक्ति बढ़ने लगती है और समस्या समाधान की योग्यता बढ़ने लगती है। उत्तर बाल्यकाल में इन सब शक्तियों एवं योग्यताओं में दृढ़ता आती है।
बाल्यकाल के अंतिम वर्षों में बच्चों में विवेक का विकास भी होने लगता है और वे स्वयं निर्णय लेने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस काल के अंत तक बालकों की बुद्धि का 75% विकास हो जाता है। ध्यान देना आप कि बाल्यकाल के अंत में बालकों की 75% बुद्धि का विकास इस अवस्था में होना माना गया है। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने 12 से 18 वर्ष की आयु काल को किशोर काल या किशोरा काल माना है। इनकी दृष्टि से इस काल में किशोरों की बुद्धि का विकास बाल्यकाल की अपेक्षा भी मंद गति से होता है, पर वह अपने पूर्ण रूप में हो जाता है। किशोरा काल में मनुष्य की बुद्धि की सभी मानसिक शक्तियों, ज्ञान, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय एवं स्मृति आदि और सभी मानसिक योग्यताओं जैसे सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता और समस्या समाधान की योग्यता आदि का पूर्ण विकास हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से 20 वर्ष की आयु के बाद मनुष्य की बुद्धि अवधि अर्थात आईक्यू में कोई वृद्धि नहीं होती। विशेष मनुष्य के बुद्धि जन्मजात होती है अर्थात वंशानुक्रमीय होती है और इसका विकास मनुष्य की 20 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है और पर्यावरण अर्थात बाह्य प्रयत्नों द्वारा उससे आगे वृद्धि नहीं की जा सकती। परंतु इस संदर्भ में पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रकार की वंशानुक्रमीय शक्तियों के विकास के लिए अनुकूल उचित पर्यावरण की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि अब योग्य क्रियाओं द्वारा मनुष्य की जन्मजात बुद्धि में 30 से 40% तक वृद्धि की जा सकती है। बुद्धि का विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है और मनुष्य की 20 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी इसमें वृद्धि व विकास करना संभव है। अब अपन पढ़ेंगे गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का प्रतिमान, जिसे हम SOI मॉडल भी कहते हैं। गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की संरचना के प्रतिमान का प्रतिपादन गिलफोर्ड और उसके सहयोगियों ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स स्थित मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में विभिन्न परीक्षण के तत्वों के विश्लेषण के आधार पर किया था। बुद्धि संरचना के प्रतिमान के विचार को अनेक परीक्षणों के तत्व विश्लेषण के आधार पर सन 1950 में सूत्रित किया गया था। गिलफोर्ड का मत है कि मन की संरचना कम से कम 3 आयामों द्वारा हुई है, न कि बुद्धि के बहुआयामी प्रतिमान द्वारा। प्रतिमान बौद्धिक योग्यताओं का त्रिमार्गीय वर्गीकरण है। नंबर 1 संक्रियाएं ऑपरेशंस, नंबर 2 विषय वस्तु कंटेंट, नंबर 3 उत्पाद प्रोडक्ट। ध्यान देना अभी इन तीनों का सही क्रम कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले संक्रियाएं आती हैं, फिर विषय वस्तु आता है, फिर उत्पाद आता है। गिलफोर्ड के अनुसार प्रत्येक भौतिक आयाम भिन्नता लिए हुए हैं, जिसके प्रामाणिकता तत्व विश्लेषण द्वारा संभव है। प्रतिमान में प्रत्येक भौतिक पहलू का विशिष्टीकरण संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद के रूप में किया गया है। वर्तमान में स्पष्ट हुआ है कि आपस में समानता रखने के कारण बुद्धि के तीनों आयामों संक्रियाएं, विषय वस्तु, उत्पाद का वर्गीकरण संभव है। बुद्धि के तीनों आयाम निम्नलिखित है। पहला है संक्रियाएं ऑपरेशंस। संक्रियाओं के आधार पर बौद्धिक योग्यताओं के 5 समूह हैं। पहला संज्ञान
कॉग्निशन, दूसरा स्मृति मेमोरी, तीसरा अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग, नंबर 4 अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग, नंबर 5 मूल्यांकन। ये नंबर 1 संक्रिया के अंतर्गत 5 जो क्रियाएं हैं वो सम्मिलित होती हैं। नंबर 1 संज्ञान सीखने की सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संक्रिया है। नंबर 2 स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जो सीखी हुई वस्तु को क्या करती है, धारण करती है। नंबर 3 अपसारी चिंतन का सृजनात्मकता से गहरा संबंध है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में सोचता है और विविधता एवं नवीनता को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। अभिसारी चिंतन परंपरागत मान्य सूचनाओं का उत्पादन करता है। नंबर 5 मूल्यांकन में गुण और दोष रखे जाते हैं। ये जो अपना पूरा संक्रिया था उसके सभी 5 बिंदुओं के बारे में मैंने आपको जो मेटर है वो अवेलेबल करवाया है। नंबर 2 आता है विषय वस्तु कंटेंट्स। दूसरा वर्गीकरण विषय वस्तु सामग्री के संदर्भ में है। इसके अंतर्गत 4 बिंदु अग्रलिखित हैं। नंबर 1 आकृति, नंबर 2 प्रतीकात्मक, नंबर 3 शब्दार्थ विषयक, नंबर 4 व्यवहारात्मक। ये है व्यवहारात्मक। आकृति, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ विषयक और व्यवहारात्मक। नंबर 1 आकृति संबंधी विषय वस्तु। यह स्थूल सामग्री इंद्रियों के संपर्क द्वारा उपलब्ध की जाती है। अपने स्वयं के अतिरिक्त यह किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती। दर्शनीय सामग्री आकार, प्रकार और रंग आदि में विशेषताएं रखती है। जिन बातों को हम सुन सकते हैं और जिनको छू सकते हैं वह अन्य प्रकार के विषय संबंधी आकृति प्रदान करती हैं। नंबर 2 प्रतीकात्मक विषय वस्तु। यह अक्षरों, अंकों और अन्य परंपरागत चिन्हों द्वारा निर्मित होती है और इनका उपयोग प्रायः सामान्य प्रतिमानों जैसे वर्णमाला और अंकों की व्यवस्था के संगठन हेतु किया जाता है। नंबर 3 शब्दार्थ विषयक विषय वस्तु। यह अर्थों और विचारों के रूप में होते हैं, अतः इनके लिए उदाहरणों का होना आवश्यक नहीं होता। नंबर 4 व्यवहारात्मक विषय वस्तु। इसे सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। इसके अंतर्गत मानव के व्यवहारों अथवा अंतःक्रियाओं का अवबोधन आता है। थॉर्नडाइक ने 3 बुद्धि के प्रकारों का वर्णन किया था, उसी में से एक प्रकार ये है सामाजिक बुद्धि। तीसरा बिंदु है उत्पाद, प्रोडक्ट्स। विषय वस्तु के लिए किसी भी संक्रिया करने पर उसमें 6 प्रकार के उत्पाद उपस्थित रहते हैं। तत्व विश्लेषण करने पर निम्नलिखित उत्पाद पाए जाते हैं। नंबर 1 इकाइयां, यूनिट्स। नंबर 2 वर्ग, क्लासेस। नंबर 3 संबंध, रिलेशंस। नंबर 4 व्यवस्थाएं, सिस्टम्स। नंबर 5 रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशंस। नंबर 6 अभिग्रस्तताएं, इम्प्लीकेशंस। इनका वर्णन देखेंगे अब। इकाइयां पदार्थ की आकृति रखने वाले सापेक्षिक, पृथकृत अथवा सीमाबद्ध सूचना के पद गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के स्थल पर आकृति के निकट हो सकते हैं, वह इकाइयां कहलाती हैं। नंबर 2 वर्ग। स्वयं के समान गुणों के आधार पर वर्गीकृत पदों के कुलकों के अंतर्गत निहित अवधारणाएं हैं। नंबर 3 संबंध, विभिन्न चरों अथवा वेरिएबल्स, उनसे जुड़े हुए बिंदुओं के सूचना के पदों के मध्य संबंध। अभिग्रस्तताओं की अपेक्षा पारस्परिक संबंध अधिक अर्थपूर्ण माने जाते हैं। नंबर 4 व्यवस्थाएं, सूचना के पदों के संगठित अथवा संरचित समूह अंतर संबंधित अथवा अंतर क्रिया करने वाले भागों की
जटिलताएं क्या कहलाती हैं? व्यवस्थाएं कहलाती हैं। नंबर 5, रूपांतरण। इसके कार्यभार के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन या स्थानांतरण अथवा संशोधन क्या कहलाते हैं? रूपांतरण कहलाते हैं। नंबर 6, अभिग्रस्तताएं। अपेक्षाओं या भविष्यवाणियों, जानी हुई या संशय युक्त पूर्व घटनाओं, सहचरों अथवा परिणामों के रूप में सूचना के बहिर्वेश जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिग्रस्तताएं कहलाती हैं। अब इस डायग्राम को देखेंगे अपन। उपरोक्त तीनों प्रकार के वर्गीकरण को हम एक घन जो कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित है के प्रतिमान द्वारा देख सकते हैं। यह बुद्धि की संरचना का प्रतिमान कहलाता है, जैसा कि गिलफोर्ड के अग्रलिखित घन में दर्शाया गया है। देखिए, ये गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल है। पहले इन बॉक्सेस के बारे में पूछा जाता था। इनको अपन संख्या में 120 मानते थे और भी संख्या धीरे धीरे अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार बढ़ाई गई है, परंतु इसका जो रूप है, पहला ऑपरेशंस, संक्रियाएं, इसमें कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और इवोल्यूशन। दूसरा प्रोडक्ट या कंटेंट, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। ये पहला है संक्रियाएं, ये तीसरा है और ये दूसरा है कंटेंट। फिगर, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल, इस प्रकार से इसका क्रम चलता है। थैंक यू।